ये कहानी साल 1994 में शुरू होती है। नखीरन मैगजीन के संपादक ने एक सूचना प्रकाशित कराई और उस सूचना में लिखा था कि हम आने वाले वक्त में यानी कि 21 मई 1994 से एक डायरी प्रकाशित कराएंगे। डायरी के हर एक पन्ने को प्रकाशित कराएंगे। दरअसल डायरी थी चेंगलपंथ एक जेल होती है। जेल के अंदर एक कैदी जिसका नाम गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर, जो कि उस जेल के अंदर बंद था, उस जेल के अंदर बंद रहते हुए ही उसने डायरी के लगभग 300 पन्ने लिखे थे। और उस 300 पन्ने में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, PCS अधिकारी, DSP, सांसद, विधायक, नेता, सभी लोगों से जो उसके संबंध थे उन संबंधों का हवाला उस डायरी के हर एक पन्ने में दिया गया था। उन डायरी के पन्नों में साफ लिखा था कि किस अधिकारी ने कितनी बार लड़कियां अपने घर पर बुलाईं रात बिताने के लिए, उनके साथ वक्त गुजारने के लिए। जब ये वाली बातें लोगों को पता चलती हैं अखबार के माध्यम से कि एक सूचना प्रकाशित होगी, तो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इससे पहले कि ये सूचना प्रकाशित होती, ये डायरी के पन्ने ज़माने के सामने आते, पहले ही कोई व्यक्ति सीधा पहुंच जाता है कोर्ट में और जाकर ये अर्जी देता है कि साहब ये डायरी के पन्ने आने नहीं चाहिए, यदि आते हैं तो उन्माद फैल जाएगा, समाज में एक तरह से अविश्वास फैल जाएगा, लोग अधिकारियों पर, नेताओं पर यकीन ही नहीं करेंगे, ऐसी बात हो जाएंगी। बात कोर्ट तक पहुंच जाती है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। लेकिन कई साल के बाद इस पर कई सारी वेब सीरीज़ बनी, कई फिल्में बनी, कई धारावाहिक बने, और जब ऑटो शंकर की कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग सुनकर, उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। आज की कहानी उसी ऑटो शंकर की है जिसको हम सुनाने जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश के शहर मद्रास की, जिसे आजकल लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। दरअसल एक महिला जिसका नाम विजया होता है, विजया रोज़ थाने जाती थी और थाने जाने के बाद लगातार अपील कर रही है, कभी थानेदार से तो कभी SHO, DSP, IPS ऑफिसर, अलग अलग अधिकारियों के पास जाकर कहती थी कि सर मेरे पति गायब हो चुके हैं, मेरे पति को ढूंढने में मदद कर दीजिए, मेरे पति के साथ 2 और लोग हैं, उनका भी कहीं अता पता नहीं चल रहा है। वो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन अधिकारी बड़े हों या छोटे हों, नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, कोई उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। इसको लेकर वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। विजया जब पुलिस और प्रशासन से थक जाती है, हार जाती है, तभी वो पत्र लिखना शुरू कर दिए और वो पत्र लिखती है DGP के लिए, CM के लिए और राज्यपाल के लिए। जब अलग अलग अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को पत्र लिख रही थी तो एक बार पत्र मिल जाता है राज्यपाल को, और राज्यपाल उस पत्र को पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि इस महिला की समस्या है, इसकी परेशानी, इसको सुना जाना चाहिए। तभी वो तमिलनाडु प्रदेश के DGP को अपने पास बुलाते हैं राज्यपाल, और बुलाने के बाद उनसे कहते हैं कि ये केस है, इसको आप दिखवाइए। दरअसल 3 सदस्य हैं, संपत, मोहन, गोविंदराज, ये तीनों गायब हैं, इनके बारे में पता करने की कोशिश करो, आखिरकार क्या बात है। उसमें एक शक जाहिर किया गया था एक लड़के के खिलाफ। अब उस शक के आधार पर ही उस लड़के को पुलिस हिरासत में लेती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उस लड़के का नाम होता है गौरी शंकर, जो कि 21 जनवरी 1954 को पैदा होता है। ये तमिलनाडु प्रदेश का वेल्लोर ज़िला है, वहाँ का कांगे नल्लूर एक जगह है, गांव है, उस गांव में उसकी पैदाइश होती है। और कुछ दिन के बाद वो लड़का अपने परिवार के साथ चेन्नई आ जाता है। चेन्नई के मायलापुर में जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, उन झुग्गियों में रहने लगता है। शुरुआत में वो रिक्शा चलाता था, लोगों को इधर से उधर लेके जाया करता था। जब थोड़े से पैसे उसने इकट्ठे किए तो एक ऑटो रिक्शा ले लेता है। पहले वो खुद चलाता था, अब वो ऑटो रिक्शा यानी कि मशीनरी होती है तो और आसानी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। साल 1975 में उसने चेन्नई में कदम रखे थे और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो चेन्नई की हर एक गली से वाकिफ़ हो जाता है। लोग उसके पीछे बैठते थे, तरह तरह की बातें जब ऑटो रिक्शे में करते थे तो बातें भी सुनता था। उसको लगने लगा कि समाज में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी नहीं है। इसी तरह से साल दर साल गुजरने लगते हैं और इसी बीच में मद्रास के अंदर शराबबंदी का ऐलान कर दिया जाता है कि शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब यहाँ अगर शराब बेची गई तो वो नियमों के खिलाफ होगी। यदि किसी ने शराब को बेचने या ख़रीदने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात वहाँ आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी हर एक जगह तक ये बात थी। अब चाहे कोई भी हो, अब शराब से दूरियां बनाने लगा। लेकिन कहते हैं कि जब जब इस तरह के कानून आते हैं, इस तरह के नियम आते हैं, तब तब कानून टूटते ही हैं, नियम टूटते ही हैं। और ठीक वैसे ही होता है।
ये शंकर कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो कि शराब की तस्करी करते थे। अब शराब की तस्करी होती है इसकी ऑटो में रखकर, शराब की तस्करी होने लगती है, जगह जगह चेकिंग होती थी, तो ये परेशान होता था। इसे लगता था कि ये धंधा सही नहीं है। लेकिन एक आध साल उसका ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और इसी बीच में उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा धंधा किया जाए जिसमें ज़्यादा इनकम हो, रिस्क कम हो। शराब में रिस्क ज़्यादा था, इनकम उतनी ज़्यादा थी नहीं, और इसको लगता है कि यदि महिला लड़कियों की सप्लाई की जाए इधर से उधर तो इसकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी बीच में ये शादी कर लेता है। एक महिला होती है जिसका नाम होता है जगदीश्वरी। जगदीश्वरी से शादी कर लेता है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, 4 बच्चे पैदा होते हैं। और इसी बीच में इसने ये वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दिया। अपने यहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ रखता था और उन सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए जब ग्राहक आते थे तो इनकम ज़्यादा होने लगी। अभी आसपास के इलाकों में थोड़ी थोड़ी पहचान थी, फिर पहचान कुछ इस कदर बढ़ने लगती है कि अब नेताओं के भी फ़ोन आने लगे और कहने लगे कि भाई गौरी शंकर कोई लड़की हो तो दिलाओ, सुंदर लड़की हो तो। अब गौरी शंकर क्योंकि ऑटो चलाया करता था तो इसीलिए उसका नाम गौरी शंकर से हटकर ऑटो शंकर रख दिया जाता है। लोग उसे अब ऑटो शंकर के नाम से बुलाने लगते हैं। अब चाहे वो छोटे लेवल का नेता हो या बड़े लेवल का नेता हो, ये सांसद हो, विधायक हो, ऐसे बताया जाता है कि बड़े बड़े नेता उससे लड़कियों की सप्लाई कराने लगे, लड़कियां अपने पास बुलाने लगे उनसे संबंध रखने के लिए। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था और ठीक चलते चलते एक बार उसको एक ऐसा प्रतिद्वंदी व्यक्ति मिल जाता है जो पहले से ही इस काम को कर रहा था। साल 1980 की बात है। जब वो व्यक्ति मिलता है तो उसने इसकी जो कदम बढ़ा रहा था, जमाने की कोशिश कर रहा था ये ऑटो शंकर, तब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि लोग देखते हैं कि वाकई यार झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। तब ये हाथ पैर जोड़कर उससे विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर दो, मिल बांट कर काम करते हैं। और साल 1980 में ही इस व्यक्ति को ये एक ऐसी एकांत जगह पर गुमराह करके लेके जाता है जहाँ उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ होने वाला क्या है। वहाँ ले जाने के बाद उस व्यक्ति को वो इस कदर मारता है, पीटता है, तब तक पीटता रहता है जब तक क्या उसकी जान नहीं ले लेता और उसको ज़िंदा जला देता है। वो व्यक्ति मर जाता है, जल जाता है। जलने के बाद उसकी जो कुछ अवशेष बचते हैं उसके शरीर के, उनको गठरी में बांधता है और गठरी में बांधने के बाद समुद्र में डिस्ट्रॉय कर देता है, फेंक देता है। साल दर साल ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसके कोठे पर जो इसका रेड लाइट एरिया था, उसका ये एक तरह से सर्वा था। वहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ आया करती थीं। एक ललिता नाम की बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उससे इसे प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेता है। शादी तो उसने पहले भी कर रखी थी जगदीश्वरी से, लेकिन ये इसकी ललिता तीसरी पत्नी होती है। उसके साथ जब मन करता था बैठता था, उससे बातचीत करता था। ये साथ में डांस बार का भी काम किया करती थी, इसके पास भी ग्राहक आते थे। अब ऐसे ही इसकी ज़िंदगी में लड़की की में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन इस लड़की ने सूदुलाई मुथु के साथ ये भाग जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। इसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ना ललिता मिलती है और ना ही उसका सूदुलाई मुथु मिलता है। अब ये इधर उधर तलाश कराने की कोशिश करता है, अपने साथियों से कहता है कि ललिता कहीं मिलती है तो उसको किसी भी हाल में ढूंढ के लेके आओ। इसी बीच में उसका धंधा जो था वो बहुत चोखा चलने लगा, अच्छा चलने लगा। अब न केवल नेता बल्कि IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, जो चाहे SHO हो, इंस्पेक्टर हो, या फिर और भी किसी भी विभाग के अधिकारी हों, अब ये अधिकारियों को महिलाएं सप्लाई करने लगा, लड़कियां सप्लाई करने लगा। जैसे जैसे इसका रुतबा बढ़ रहा था वैसे वैसे इसके पास पैसे बढ़ने लगते हैं। एक बहुत बड़ा बंगला खरीदता है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदता है, जो महंगी गाड़ी होती हैं। अच्छी बाइकों का रखने का शौकीन हो जाता है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। ज़िंदगी ठीक चल रही थी, तभी इसके दोस्त का इसके पास वो संपर्क करता है, कहता है कि ललिता मिल गई है। जब ललिता मिलने की बात आती है तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि यार उसको एक काम करना, पेरियार नगर में लेके चलना, वहीं मिलते हैं। तो ये अक्टूबर 1987 की बात है। पेरियार नगर में ये ललिता पहुंच जाती है और जब ललिता को देखता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ भाग गई थी, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। ललिता को वो प्यार से बैठाता है और बिठाने के बाद ही अपने दोस्तों के सामने उसको बांध देता है और बांध कर उसको पीटता रहता है। वो दोस्त रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें दूर रहना है, मुझे इससे बात करनी है। और बातचीत के बहाने से वो उसको बहुत मारता है, इतना मारता है कि मारते मारते उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। वहीं उस पेरियार में जो उसका घर था, उसी घर के अंदर उसकी कब्र बनाता है और वहीं दफना देता है। अब जिसके साथ ये भागी थी, उसका जो प्रेमी होता है, उस प्रेमी का ये संपर्क करता है, कहता है कि शंकर, ये ललिता का पता नहीं चल रहा है, ललिता है कहाँ? तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो VIP के साथ भ्रमण पर निकली है, घूमने निकली है
आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। तभी सुदुलाई को यकीन नहीं होता, कहता है कि यार मुझे एक बार मिलना है, बात करनी है, किसी तरकीब से बात करा दो। वो जिस देश के जिस हिस्से में होगी मैं उस हिस्से में जाकर उससे बात करूँगा, एक बार बात करा दो। वो कहता है कि अगर तुम्हें बात करनी तो पेरियार नगर में पहुँचो, वो वहाँ मिलेगी। पेरियार नगर में उससे दोस्त को, जो उसका प्रेमी होता है, उसके पत्नी का, उसे वो बुलवा लेता है। बुलवाने के बाद दोनों बैठते हैं, खाते हैं और उसको खूब जमकर शराब पिलाता है। इतनी शराब पिलाता है कि वो बेहोशी की हालत में होता है। और तभी जब नशे की हालत में था, वो कुछ विरोध करने की कंडीशन में नहीं था, तभी उसमें आग लगा देता है। और इस कदर वो जलने लगता है, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी बचने की अपील कर रहा था, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये इसका तीसरा मर्डर होता है। उसको जलाकर जो उसके अवशेष बचते हैं उसको गठरी में बांधता है और समुद्र में जाकर फेंक देता है। सुदुलाई मिथु जब लगातार कई दिनों से गायब चल रहा था तो उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह थी जहां सुदुलाई मिथु को ढूंढा नहीं गया था? तभी उसका दोस्त होता है रवि। रवि कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी जहाँ जहाँ उस लड़के के संपर्क होते हैं सुदुलाई के, उन लोगों से जाकर मिलता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। इसी बीच में उसने ललिता को भी तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि वो अक्सर ललिता के पास जाता है। ललिता गायब चल रही थी। जब ललिता गायब चल रही थी तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ शक पैदा होने लगता है कि ललिता अगर गायब है तो उसका दोस्त गायब होने का पीछे रीज़न क्या है। तभी वो पहुंचता है ऑटो शंकर के पास। और जब ऑटो शंकर के पास जाकर कहता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है? मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सुदुलाई कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुम बताओ, नहीं तो मुझे पुलिस के पास जाकर उससे मदद मांगनी होगी। जब ऑटो शंकर इस बात सुनता है तो वो कहता है कि ऐसा ना हो ये बात खुल जाए और उन दोनों की वो हत्या कर ही चुका था। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त से मिलना है तो पेरियार नगर पहुंचो और वहाँ पर वो मिल जाएगा, मैंने उसको वहीं पर रखा हुआ है। वो रवि सीधा पेरियार नगर पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद इंतज़ार कर रहा था। तभी ऑटो शंकर अपने दोस्तों के साथ आता है और आने के बाद रवि से बात करता है। रवि से कहता है कि ठीक है, बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात कराएंगे। जैसे वो कुर्सी बैठा था तुरंत उसको बांध लेते हैं और बांधने के बाद उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तब तक मारते हैं जब तक क्या रवि मर नहीं जाता। और जब रवि भी मर जाता है तो उसकी भी यहीं घर के अंदर कब्र बनाई जाती है, उसको दफना दिया जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उसको दीवार में चिन दिया गया था। अब उसे दीवार में चिन दिया है या फिर घर में दफना दिया है, कुल मिलाकर उसके सबूत जो थे उसी घर के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर कैद हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 1988 का ये वाक़या था कि लगातार उस शहर से लड़कियां गायब हो रही थीं। एक के बाद एक 9 लड़कियां जब गायब हो जाती हैं। इसी बीच में एक लड़की जो कि गुजरात की थी, जो कि यहाँ चेन्नई में आई थी अपना कोई कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और उस लड़की पर जब किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो उस लड़की ने अपनी किसी तरह से जान बचाई और वहाँ से भाग जाती है। पुलिस थाने जाने के बाद वो शिकायत करती है, कहती है कि सर मेरा किसी ने अपहरण करने की कोशिश की है। तभी वो लड़की जब पुलिस वालों से बताती है, कहती है कि बार बार एक ही नाम सुनने को मिल रहा था, ऑटो शंकर। ऑटो शंकर का नाम आता है तो पुलिस शांत हो जाती है। पुलिस इसलिए शांत हो रही थी क्योंकि पुलिस को हफ्ते भी मिलता था, पुलिस को सुंदर सुंदर लड़कियां भी मिलती थीं। इसलिए पुलिस किसी पर उस शिकायतें ज़रूर आती थीं थाने में, चौकियों में, बड़े बड़े अधिकारियों के पास, लेकिन पुलिस काम नहीं करती थी क्योंकि ऑटो शंकर का रुतबा इस कदर कायम हो जाता है। पैसे के साथ साथ उसका रुतबा बढ़ने लगता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होने लगते हैं, इसलिए कोई उस पर आसानी से हाथ नहीं डाल रहा था। और तभी साल 1988 के अंदर ही प्रतिद्वंदी गिरोह के 3 सदस्य आते हैं, संपत, मोहन, गोविंदराज। अब ये तीनों के तीनों इससे कहते हैं कि भाई तुम हमारी लड़कियां लेते हो, सप्लाई करते हो, तो तुम्हें उसके पैसे हमें भी देने होंगे। ऑटो शंकर ये बात सुनता है, कहता है कि भाई मैं तो जो लड़कियां लेता हूं उनके पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगा। कहता कि ये लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, इसलिए तुम्हें इनके पैसे देने ही होंगे। जब बात इस तरह की आती है तो वो उन्हें भी किसी बहाने से पेरियार नगर ले जाता है और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो, दोस्तों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्यार से बात करता है और प्यार से बात करने के बाद उसी पेरियार जगह में ले जाने के बाद उन तीनों को जमकर शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद उन्हें भी ऐसे ही जलाकर मार देता है और मारने के बाद उनके जो शव होते हैं उनको समुद्र में बहा देता है। बाकी जो इनके अवशेष बचते हैं, इनमें से ही जो एक लड़का होता है संपत, उसकी पत्नी विजया, वो लगातार अपने पति को तलाश कर रही थी। जब उसका पति नहीं मिलता है तो वो बेइंतहा परेशान हो जाती है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके पास वो नहीं जा रही थी। तभी उसने मुख्यमंत्री को, डीजीपी को और राज्यपाल को जो पत्र लिखे और राज्यपाल ने उसके पत्र को गंभीरता से लिया, तब जाकर पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था। और जब उसने खुलासा करता है तो 6 हत्याओं
के सबूत मिल जाते हैं, इसी 6 हत्याओं को उस पर साबित कर दिया जाता है कि हाँ, इन 6 हत्याओं को इसने अंजाम दिया है। चाहे वो ललिता हो, सुदुलाई हो, रवि हो, संपत हो, मोहन हो या गोविंद राज, इन 6 हत्याओं का जो आरोप था उस पर सिद्ध हो जाता है। लेकिन 9 लड़कियां जो गायब हुई थीं उनका आरोप उस पर सिद्ध नहीं हो पाता है। उन लड़कियां वो जिंदा थीं, मर गई थीं, क्या हुआ उनके साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ होता है नहीं होता है इनके बारे में तो उनको पता नहीं चल पाता। फिर पुलिस इस मामले की चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद मामला अदालत पहुँचता है। एक दिन ऐसा मौका आता है इसके साथियों के साथ कि 20 अगस्त 1990 को ये जेल से भाग जाता है और जेल से भगाने में जेल के ही ऑफिसर इसकी मदद करते हैं, क्योंकि जेल में ही रह के इसने लोगों को पैसा खिलाया था। वो भाग जरूर जाता है, इसमें 5 कैदी भी साथ होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन पुलिस आखिरकार जब पुलिस पर प्रेशर पड़ता है, लगातार इसमें अखबारों में कवरेज चल रही थी, तो ये गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद इसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। और 31 मई 1991 को चेंगलपट्टू न्यायालय ने शंकर, उसके दोस्त एली और शिवाजी, इन 3 को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। बचने की तमाम कोशिशें की थी। मामला फिर उच्च न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय से बात पहुंच जाती है राष्ट्रपति के यहाँ और शंकर दयाल शर्मा इसकी अपील को खारिज कर देते हैं। और एक दिन ये भी आता है कि इसको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है, यानी कि सिर्फ शंकर की। 27 अप्रैल 1995 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास सलेम केंद्रीय कारागार, सलेम, तमिलनाडु में इसको फांसी दी जाती है। और ये एक ऐसा अपराध होता है, बताने वाले, कहने वाले ये कहते हैं यदि इसने वो 300 पन्नों की डायरी ना लिखी होती तो कभी भी ये फांसी नहीं चढ़ता, क्योंकि उस डायरी के अंदर उसने उन अधिकारियों के नाम लिखे थे जिन अधिकारियों के नाम यदि प्रकाशित हो जाते तो वाकई अपना आप में बवाल मच जाता। उन नेताओं के उसने उस डायरी के अंदर नाम लिखे थे, यदि वो नाम दुनिया के सामने प्रकाशित हो जाते तो बवाल मच जाता। तो शायद इसीलिए न्यायालय ने इतनी तेज़ी की थी कि महज 1 साल के अंदर अंदर इसको फांसी की सज़ा भी सुनाई और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उसको सूली पर चढ़ा भी दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सुनील रावत हैं, जखोल के रहने वाले हैं, विकास पाल हैं, शिवा चंदौली से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।